सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम केटीजी एंड रेडिएशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और इस पे हम सिर्फ रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट बनाया था जिसमें हमने केटीजी की पूरी एमएसटी सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा थ्योरी डिस्कस किया था। अब इसमें रेडिएशन की पूरी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी। सो अगर रेडिएशन को चालू करना है तो फर्स्ट रेडिएशन का जो कंसेप्ट आता है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें पहले कुछ थ्योरी को देखना पड़ेगा, उसको हम डिराइव करेंगे एंड देन उसके बाद हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो पहली बात हमें पता होना चाहिए क्यू मतलब होता है हीट, QA मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये QA जो है तो हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है एब्सॉर्प्शन से, रिफ्लेक्शन से एंड ट्रांसमिशन से। ठीक है, तो बस अब इसको डिराइव करते हैं पहले एंड देन इसके बाद में देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, इस सारे टर्म जो है उसको डिवाइड बाय Q कर देता हूं। ठीक है, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो Q डिवाइडेड बाय Q आ जाएगा यहां पे इक्वल टू QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां पे हर एक को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे Q अपॉन Q 1 होता है, बट इन तीनों का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बोलेंगे QA अपॉन Q, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, QR अपॉन Q इन दोनों का रेशियो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और QT अपॉन Q जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये तीन बात अगर आपको पता है तो इसकी जगह पर ये डाल सकता हूं, इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर T को डाल सकते हैं। सो माय फॉर्मूला बिकम्स Q अपॉन Q मतलब 1 हो जाएगा विल बी इक्वल टू QA अपॉन Q का मतलब A प्लस R प्लस T। सो ये बात हम बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन मतलब A, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब R एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन मतलब T। A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1, ये हमारा फॉर्मूला बनता है और इस फॉर्मूले से बहुत से प्रॉब्लम हमारे सीईटी में सॉल्व होते हैं। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज Q प्लस R प्लस A इज इक्वल टू 1। पहली चीज हो गई, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन है एंड ट्रांसमिशन है। अब इसके बाद हम सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि अथर्मेनस एंड डायथर्मेनस क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सो ये सिर्फ एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। अथर्मेनस को ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है व्हिच डू नॉट ट्रांसफर हीट रेडिएशन आफ्टर इंसिडेंस। अगर हम समझेंगे कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मैंने यहां पे हीट ट्रांसफर किया है तो इस पे इंसिडेंट होने के बाद ऐसी ऑब्जेक्ट जो हीट को ट्रांसफर नहीं करते हैं दैट इज कॉल्ड अथर्मेनस सब्सटेंसेस। एग्जांपल के लिए वाटर, वुड, आयरन, कॉपर, बेंजीन और एक एयर मॉइस्ट, ये 6 एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं जिसको हम एथर्मेनस के अंदर कंसीडर करते हैं। ये एग्जांपल सीईटी में पूछ सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज या सब्सटेंस इज नॉट इज अ एथर्मेनस। तो यहां पे आपके पास ये 6 ऑप्शंस में से सीईटी में एक्चुअली 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से इनमें से कोई एक रहने वाला है, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वैसे ही डायथर्मेनस क्या रहता है उसको देखते हैं। अब डायथर्मेनस उनको कहा जाता है अ सब्सटेंस व्हिच ट्रांसफर हीट रेडिएशन आफ्टर इंसिडेंस। हीट रेडिएशन ट्रांसफर करते एक बार अगर उसके ऊपर इंसिडेंट किया तो, फॉर एग्जांपल ग्लास, क्वेट्स, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ड्राई एयर, ये एग्जांपल्स है डायथर्मेनस सब्सटेंसेस के जो हीट ट्रांसफर करते हैं। सो इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट 2 खत्म होता है, दैट इज अथर्मेनस एंड डायथर्मेनस। सो कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, दैट इज इमिसिव पावर। अब इमिसिव पावर जो है उसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1 अपॉन A dQ बाय dt। ठीक है, ये इमिसिव पावर का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1 अपॉन A dQ बाय dt। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, इमिसिव पावर के जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ऑब्जेक्ट इमिसिव हो रहा है, दैट इज इमिसिव पावर, सिंपल डेफिनेशन। एंड ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, अब हमको मालूम है Q है मतलब एक एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो हम लिखेंगे ऊपर जूल पर, क्योंकि दोनों यूनिट नीचे की तरफ है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड।
सही बात है। और इसी फॉर्मूले को हमको पता है जूल पर सेकेंड का मतलब, जूल पर सेकेंड का मतलब होता है वैट, वैट पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हमें 2 यूनिट्स याद में रखने, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। एसआई यूनिट ऑफ इमिसिव पावर इज जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड और वैट पर मीटर स्क्वायर। और इसी हिसाब से अगर हम डायमेंशन सॉल्व करेंगे, आप जूल का मीटर स्क्वायर सेकंड्स का डायमेंशन लेंगे तो वो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। m⁻⁴ l⁻�0 t⁻³ ये इसका डायमेंशन होता है। ठीक है, सबके डायमेंशन लेके अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली डायमेंशन पता चल जाएगा। ये इमिसिव पावर का फॉर्मूला हो गया, इमिसिव पावर का ऐसा यूनिट देखा, डायमेंशन देखा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी क्या होती है? तो जस्ट इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी। उसको डिनोट किया जाता है, इमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन को ई से बताया जाता है। और मैंने अभी बताया इट इज द जस्ट एंड रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी को हम ई से बताते हैं, डिवाइडेड बाय, क्योंकि रेशियो बोला मैंने, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मैं इसको ईबी से बताता हूं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी। सिंपल, E इज इक्वल टू बी। इसका रेशियो नहीं बने, इसका रेशियो है E अपॉन EB का, दैट मींस इसका SI यूनिट कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और डायमेंशन की बात ही नहीं आती। इसके बाद आया किरचॉफ्स लॉ, जो अगला कॉन्सेप्ट आता है रेडिएशन के अंदर। एंड किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि जितना कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन होता है। मतलब एक बॉडी अगर है तो बॉडी जितना एब्सॉर्ब करेगी उतना ही वो इमिट करेगी। करेक्ट है, क्योंकि अब अगर मैंने ये लाइट रे इधर अगर सिंबॉलिकली ऐसे दिखाया है तो जितना यहाँ पे बॉडी के ऊपर लाइट रे जा रहा है उतना ही इमिट कर रहा है और इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है फिर इधर आसपास। सो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन विल बी इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। और ये हम प्रूव करते हैं A इज इक्वल्स टू E। ठीक है, इसके लिए 3 मार्क्स के लिए बोर्ड पे क्वेश्चन भी बन सकता है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फार्मूला फॉर CET कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन विल बी इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विंड्स डिस्प्लेसमेंट। अब विंड डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला एंड विंड डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट और ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सो विंड डिस्प्लेसमेंट जो है उसका फार्मूला होता है, फॉर वेवलेंथ के लिए ये पॉसिबल है तो वेवलेंथ लैम्डा मैक्स इनटू टी इज इक्वल्स टू बी। वे ये जो बी है ये विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है बी। लैम्डा ये वेवलेंथ है, टी इज द टेंपरेचर एंड बी इज विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये विंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज 2.8898 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होता है? तो वेवलेंथ का यूनिट, अगर इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो वेवलेंथ का यूनिट होगा, वेवलेंथ मीटर में नापा जाता है, टेंपरेचर T किस में नापा जाएगा? केल्विन के अंदर। सो mK टेंपरेचर मीटर के अंदर, टेंपरेचर केल्विन के अंदर और वेवलेंथ मीटर के अंदर। सो यूनिट जो होता है वो मीटर केल्विन हो जाएगा, mK। सो यूनिट ऑफ विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट इज m into k। सीधा सिंपल बात, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज लिखी है नोट करके, ये अगर फॉर्मूला याद हो गया है, ये कांस्टेंट आपको याद रखने हैं, उसके बाद ये चीज नोट रखनी है कि दिस इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द टेंपरेचर ऑफ डिस्टेंट स्टार्स, सन एंड प्लैनेट। अगर कोई बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल स्टार्स, और अब अर्थ पे बैठ के उसका टेंपरेचर कितना है वो अगर आपको पता लगाना है, सो आप इस फॉर्मूले से विंड डिस्प्लेसमेंट का यूज करके निकाल सकते हैं। सो ये एप्लीकेशंस के बेसिस के ऊपर अगर आपको सीईटी में क्वेश्चन आ सकता है कि इन केटीजी या फिर रेडिएशंस के अंदर हमें कौन सा लॉ है या विंड्स किसका इस्तेमाल करके हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर निकालना आता है। सो दिस इज ओनली विंड्स डिस्प्लेसमेंट, जिसका हेल्प लेकर हम टेंपरेचर, जो एक फार अवे ऑब्जेक्ट का हमको टेंपरेचर बता सकता है। ठीक है, सो ये एक नोट पार्ट है जो आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपको सीईटी के टाइम पर। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ।
ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है उसको देखने वाले हैं। सो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसको किसी भी बॉडी के ऊपर लगाना, ऑर्डिनरी बॉडी के ऊपर लगाना एप्लीकेबल नहीं है। इट इज जस्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का फॉर्मूला क्या है? फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसलिए ई टू दी नीचे के सरफेस मतलब इसके पैरों पर लिखा हुआ है बी, तो इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज़ टू 4। इस फॉर्मूले को याद रखना है। इमिसिव पावर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी विल बी इक्वल टू सिग्मा टी रेज़ टू 4, वेयर सिग्मा जो है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हम सिग्मा से कितना बताते हैं? दैट इज 5.67 into 10 raised to minus 8। 5678 सिंपल याद रखने का तरीका 5678, तो 5.67 into 10 raised to minus 8। अब इसका SI यूनिट क्या है? अब ये सिग्मा जो है ये तैयार हुआ है इसकी वजह से और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो सिग्मा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी EB अपॉन T रेज़ टू 4। अब ये EB जो है ये अभी हमको यहां से पता चलेगा कि ये कितना रहता है एंड सिग्मा मतलब इसी फॉर्मूले को जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड लिख सकते हैं, दैट इज वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यही तो है इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी के लिए, तो EB फॉर्मूला वही बनेगा, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, सॉरी ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? वाट पर मीटर स्क्वायर सेकेंड्स दिया हुआ है, सेकेंड्स इनटू डिवाइडेड बाय है ना केल्विन रेज़ टू 4 टेंपरेचर है और टेंपरेचर का पावर किसमें है? टू दी पावर 4 है, तो हम यूनिट बोलेंगे वाट, सॉरी ये एस नहीं आएगा क्योंकि वैट लिख रहे हैं, वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4, और अगर दूसरा यूनिट लिख रहे होते तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन रेज़ टू 4, ठीक है। सो ये दो यूनिट याद रखना है, इसमें ये यूनिट ज्यादा काम आपको आने वाली नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 5.67 into 10 raised to minus 8 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। ये हो गया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का फॉर्मूला एंड देन इसके बाद इसका कांस्टेंट की वैल्यू एंड इसका यूनिट, ठीक है। और आगे एक बात नोट करके लिखी हुई है जो पहले मैंने बताई है कि ये सिर्फ आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, ठीक है। वो है रेट ऑफ हीट लॉस बाय रेडिएशन ऑफ बॉडी। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार सीईटी सवाल पूछती है कि रेट ऑफ हीट लॉस, और हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा कि रेट ऑफ हीट लॉस मतलब dQ by dt इज इक्वल टू A मतलब कितना एरिया कवर है, E मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन कितना है, सिग्मा एक कांस्टेंट T रेज़ टू 4 माइनस T रेज़ टू 0 T0 रेज़ टू 4, ये वैल्यूज जो है ये टेंपरेचर फाइनली कितना है एंड इनिशियली टेंपरेचर कितना था इसका माइनस करके उसकी फोर्थ पावर पे सॉल्विंग की जाती है, और इस तरह से आपको dQ by dt मतलब रेट ऑफ हीट लॉस कितना हो रहा है ये पता चलता है। सो इस फॉर्मूले को याद रखना है, dQ by dt इज इक्वल टू AE सिग्मा T रेज़ टू 4 माइनस T0 रेज़ टू 4, तो एक फॉर्मूला याद हो जाएगा रेट ऑफ हीट लॉस का। इसके बाद फाइनली जो लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का रेडिएशन का रहता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला होता है d थीटा बाय dt इज इक्वल टू k थीटा माइनस थीटा 0। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, किस तरह के प्रॉब्लम है, क्या कांस्टेंट है इसके अंदर, ये सारी चीजें हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे देखेंगे। इसका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वो आपको याद करना पड़ता है बोर्ड्स में, आप याद कीजिए उसे। एंड मैं बस एक बता देता हूं कि फॉर्मूला और क्या आता है, जैसे कि इस हमको रेशियोज पूछे जाते हैं तो हमें रेशियोज d थीटा बाय dt ऑफ फर्स्ट अपॉन d थीटा बाय dt ऑफ सेकंड इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय है, मतलब वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या थीटा माइनस थीटा 0। अब थीटा 1 माइनस थीटा 0 लिखता हूं मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय थीटा 2 माइनस थीटा 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला अगर हमें रेशियोज फाइंड करने हैं किसी एक कांस्टेंट या फिर इस थीटा 0 की वैल्यू फाइंड करनी हो सकती है या थीटा 1 की वैल्यू या इनमें से किसी एक को फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम इस फॉर्मूले को लगाकर सॉल्व करेंगे। बेसिकली उस फॉर्मूले के बाद हमें ये ज्यादातर यूजफुल होता है इससे ज्यादा। सो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखें एंड हम किस तरह के प्रॉब्लम्स इसके ऊपर आते हैं वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई डाउट है? अब इस लेसन को यहीं पे एंड करेंगे, रेडिएशन का पूरा चैप्टर
सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म होता है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।